प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पीपरपानी, विकासखंड साईखेड़ा, जिला नरसिंहपुर से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का राजनीति विज्ञान और पहले अध्याय में हमने सत्ता की साझेदारी को देखा था। अब सत्ता की साझेदारी के एक स्वरूप जिसको हमने जाना था ऊर्ध्वाधर वितरण के रूप में। सत्ता की साझेदारी के इस ऊर्ध्वाधर वितरण जिसमें सबसे ऊपर केंद्र सरकार होती है, उसके नीचे राज्य सरकार और स्थानीय निकायों की बात की जाती है, इसको बोलते हैं संघवाद। जी हाँ, आज का यही टॉपिक है संघवाद। तो चलिए हम आरंभ करते हैं संघवाद को। चलिए आज संघवाद वाले अध्याय को पढ़ते हुए हम सबसे पहले देखेंगे संघवाद क्या है, किसे कहते हैं। इसके बाद हम भारत में संघीय व्यवस्था की चर्चा करेंगे और यह देखेंगे कि संघीय व्यवस्था चलती कैसी है, इसको चलाने के लिए किस तरह से राज्यों का गठन किया गया, किस तरह से भाषा नीति लागू की गई और केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध कैसे हों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संघवाद क्या है। तो संघवाद क्या है, इसको जानने के लिए हमको संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझना होगा। संघीय व्यवस्था की जो पहली विशेषता होती है वह होती है यहाँ पर 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार होती हैं। मतलब सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके बाद होती है स्टेट गवर्नमेंट्स और फिर नीचे आती हैं लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में जैसे स्थानीय निकायों की बात होती है, पंचायतों और नगरीय निकायों की। इसके बाद हम आते हैं दूसरी विशेषता पर। तो इसमें होता क्या है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं और उन पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। मतलब एक ही देश में रहने वाले जनता जो है वही केंद्र सरकार के अधीन भी होती है और वही राज्य सरकार के बनाए कानूनों को मानती है। इसके बाद हम तीसरी विशेषता देखते हैं। तो हम पाते हैं कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र ये संविधान के द्वारा स्पष्ट कर दिए जाते हैं ताकि इनके बीच में किसी तरह का कोई टकराव ना हो। संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की सुरक्षा और गारंटी देता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है संविधान। इसके बाद चौथी विशेषता हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलावों के लिए दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति आवश्यक है। मतलब यदि कोई एक सरकार, कोई एक राज्य सरकार ये चाह ले कि हमको संविधान का ये अनुच्छेद ठीक नहीं लग रहा है, इसको बदलना है, तो वह अकेला राज्य इसको नहीं बदल सकता। इसके लिए केंद्र सरकार की भी सहमति हो, राज्य सरकार की भी हो, केवल एक राज्य सरकार की नहीं, आधे के लगभग राज्य सरकारों की सहमतियां संविधान के बुनियादी जो नियम होते हैं उनको बदलने के लिए जरूरी होता है। इसके बाद पांचवा महत्वपूर्ण विशेषता जो है कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। मतलब सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दोनों अलग अलग स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों के जब कोई विवाद की स्थिति बनती है तब निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं छठवां महत्वपूर्ण जो विशेषता है इसकी, वह है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं। किसी भी राज्य को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और पैसे टैक्स के रूप में सरकारें वसूलती हैं। तो ऐसा ना हो कि सारा टैक्स केंद्र सरकार वसूल ले या सारा टैक्स कोई राज्य सरकार वसूल ले। तो टैक्स के बंटवारे की अलग अलग व्यवस्थाएं संघीय शासन में होती हैं। साथ ही साथ सातवीं महत्वपूर्ण विशेषता की तरफ अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था के जो उद्देश्य हैं वे दोहरे उद्देश्य होते हैं। एक होता है देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना, अर्थात देश की बाहरी सीमाएं पूरी तरीके से सुरक्षित और संरक्षित हों, साथ ही साथ देश की आंतरिक विविधताएं उनका भी पूरा सम्मान बना रहे। इन 7 महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखने और समझने के बाद
हमको स्पष्ट रूप से ये समझ में आता है कि एक संघीय शासन व्यवस्था में दोनों स्तरों की सरकारों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वे एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके चलें। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान द्वारा तय किए गए अधिकार क्षेत्रों में रहकर वे अपने अपने अधिकारों पर काम करें। ना तो कोई राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार के नियमों का अतिक्रमण करे, ना ही केंद्र सरकार किसी तरह से राज्य सरकारों पर मनमानी थोपे। इसके लिए संघीय व्यवस्था दो तरह से हमारे सामने आती है। मतलब संघीय शासन में व्यवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं। वे क्या है, चलिए उनको हम देखते हैं। संघीय व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के प्रकार, इसमें संघ दो तरह से बनाए जाते हैं। एक होता है कमिंग टू गैदर फेडरेशन और एक होता है होल्डिंग टू गैदर फेडरेशन, मतलब साथ आकर संघ बनाना। कोई एक मजबूत स्टेट है, मजबूत राज्य है, उसके साथ छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स आ जाएंगे और सारे लोग मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। यहां पर क्या होता है, साथ लेकर संघ बनाना, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे राज्यों की इकाइयां होती हैं, इन सभी को साथ में लेकर के संघ बनाया जाता है। यहां पर आपने देखा होगा कि छोटी छोटी इकाइयां साथ आकर संघ का निर्माण कर रही हैं, लेकिन यहां पर छोटी छोटी इकाइयों को इकट्ठा करके एक संघ का निर्माण किया गया है। चलिए हम इनको अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साथ आकर संघ बनाना। साथ आकर संघ बनाने के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित की जाती है। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को भी साथ में रखते हैं। इनकी पहचान भी अलग अलग होती है और साथ ही साथ इनकी सुरक्षा और खुशहाली का रास्ता भी ये खुद ही अख्तियार करते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें एक कॉर्नर पर स्टार्स बने हुए हैं बहुत सारे। तो ये जो स्टार्स हैं इनकी संख्या 50 है। तो 50 स्टार्स शुरू में नहीं थे, जैसे जैसे स्वतंत्र इकाइयां अमेरिका के साथ मिलते जाती हैं इनमें स्टार्स की संख्या बढ़ती जाती है और यदि कोई इकाई हट जाती है तो उसमें स्टार्स की संख्या कम भी हो सकती है। इस तरह के संघीय व्यवस्था वाले जो देश होते हैं, अमेरिका हो, स्विट्जरलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, इनमें क्या होता है, जनरली प्रांतों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। जितने भी प्रांत होते हैं इनको ऑटोनोमस दर्जा होता है कि ये अपने आधार पर, अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर अपने नियम बना सकते हैं। कभी कभी तो ये भी होता है कि ये केंद्र की तुलना में ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। NAS के अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस पेपर हल किया है, उसमें यह एक प्रश्न आया है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन वाले स्टेट्स कौन कौन से हैं। तो उसमें जो उत्तर दिया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका, वह ठीक नहीं है। उसका उत्तर आएगा बेल्जियम, क्योंकि बेल्जियम ने होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो किया था, ना कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन को। तो अब कमिंग टुगेदर फेडरेशन को हमने देख लिया, चलिए अब हम देखते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होती है। इसमें क्या होता है कि बड़े देशों द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में दिया जाता है। वो ये देखते हैं कि हमारा जो देश है वह बहुत बड़ा है, तो उसको छोटी छोटी इकाइयों में डिवाइड कर दिया जाता है। उन इकाइयों को हम राज्य या प्रांत कहते हैं। इस तरह से राज्य सरकारों और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बांट देना, बंटवारा करना, साथ लेकर संघ बनाना कहलाता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं तो भारत, बेल्जियम और स्पेन है। तो बेल्जियम को हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि किस तरह से डच भाषी, फ्रेंच भाषी, जर्मन भाषी समुदायों को साथ लेकर इन्होंने एक संघ बना लिया था और अपने अधिकार उसने अपने स्टेट्स को दे दिए थे। भारत का हम इसी अध्याय में आगे देखेंगे कि किस तरह से उसने होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को अपनाया है, इस व्यवस्था को। इसमें क्या होता है कि इस व्यवस्था में राज्यों की तुलना में केंद्र को ज्यादा पावर मिली होती है, जबकि पिछली व्यवस्था में जिसमें कमिंग टुगेदर वाली बात होती है, जिसमें कमिंग टुगेदर फेडरेशंस की बात होती है, उसमें केंद्र उतना ताकतवर नहीं होता जितना ताकतवर राज्य होता है। लेकिन जब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात आती है तो केंद्र ज्यादा ताकतवर हो जाता है। लेकिन जब केंद्र ज्यादा ताकतवर होता है तो इस स्थिति में केंद्र के द्वारा किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, तो कुछ प्रांतों को अधिकार नहीं भी दिए जाते हैं। तो इसके लिए हमको देखना होगा भारत में संघीय व्यवस्था।
चलिए देखते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था का जो मूल स्रोत है वह है भारत का संविधान। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से तो यह नहीं लिखा गया है कि भारत एक फेडरेशन होगा, लेकिन उसके संविधान में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात भारत में राज्य सरकारें होंगी। तो भारत में कुल 29 राज्य सरकारें हैं और ये अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग सरकारें हैं। साथ ही साथ पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार है जिसको केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, ये दोनों सरकारें शासन किस पर करती होंगी? क्या केंद्र सरकार किसी और जनता पर शासन करती है? क्या राज्य सरकार किसी और जनता पर शासन करती है? तो आपको बता दें, जैसे ये दोनों सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। जैसे हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, मतलब हमारी स्थिति यहाँ पर है, तो हम मध्य प्रदेश के भी निवासी हैं और साथ में हम केंद्र भारत के भी निवासी हैं। तो भारत की सरकार, केंद्र सरकार, उसका शासन भी हमारे ऊपर होगा और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार जो होगी उसका शासन भी हमारे ऊपर होगा। तो इस तरह से एक ही नागरिक समूह पर दोनों सरकारें शासन करेंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों शासन करेंगी, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे ऊपर दो दो राजा हो गए। अब हमको कंफ्यूजन ये है कि आखिर हम किसकी बात माने? केंद्र सरकार की बात को माने, केंद्र सरकार के नियमों का पालन करें, या राज्य सरकार की बात माने जो हमारे मध्य प्रदेश की है? तो इसके लिए भी हमारे भारत के संविधान में व्यवस्था की गई है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों का विधिवत बंटवारा कर दिया गया है और इन बंटवारे को 3 सूचियों में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। पहली सूची है संघ सूची। इसके अंतर्गत प्रतिरक्षा मतलब सेना, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे पूरे राष्ट्र के लिए जो महत्व रखते हैं वे विषय हैं। संघ सूची में जो वर्णित विषय हैं जैसे रक्षा, विदेशी मामले, संचार, मुद्रा इत्यादि, इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। जबकि राज्य सूची की अगर हम बात करें तो पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई और अन्य प्रांतीय और स्थानीय महत्व के जो विषय हैं उनका वर्णन राज्य सूची में है और राज्य सूची में जो वर्णित विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकारों को है। अब कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन पर संघ सरकार भी काम करती है और राज्य सरकार भी काम करती है। जैसे आप लोगों ने स्कूलों के बारे में सुना होगा कि आपके केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होते हैं और आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वह राज्य सरकार के द्वारा संचालित विद्यालय है। नवोदय विद्यालयों के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, वह केंद्र सरकार के द्वारा संचालित विद्यालय है, जबकि श्रमोदय विद्यालयों के बारे में आपने सुना होगा वे राज्य सरकारों के द्वारा संचालित हैं। तो ऐसे विषय जिन पर दोनों संघ सरकार और राज्य सरकार काम करे उन विषयों की सूची कहलाती है समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत आते हैं शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार ऐसे विषय। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का समान रूप से कानून बनाने का अधिकार है। अब लेकिन बात यह आती है कि संघ सूची में जो विषय दिए हैं वो समझ में आ गया कि सेना, विदेशी मामले, इस पर केंद्र सरकार काम करेगी और राज्य सूची पर राज्य सरकार काम करेगी। लेकिन ये जो समवर्ती सूची है इससे हमको एक कंफ्यूजन होता है, एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्या कि जब दोनों सरकारों के कानूनों में टकराव होगा तो हम आखिर किसको मानेंगे? तो इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमारे संविधान में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब राज्य सरकार और केंद्र जब समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों के बीच में कोई तनाव की स्थिति बनेगी तब अंतिम रूप से केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। लेकिन यहां पर एक चिंता दूसरी उठती है। चिंता यह आती है कि यदि ऐसा कोई विषय जिसका उल्लेख इन तीनों सूचियों में नहीं है, ना तो संघ सूची में उसका उल्लेख है, ना राज्य सूची में उसका उल्लेख है और ना ही समवर्ती सूची में इसका उल्लेख है, तो ऐसे विषयों का क्या होगा? भाई ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो संविधान के निर्माण के बाद अस्तित्व में आए हैं। मतलब बाकी बचे हुए विषयों पर
केंद्र सरकार नियम बनाएगी, वे सारे के सारे केंद्र सरकार के अधीन कहलाए जाएंगे। जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब न तो कंप्यूटर था, न सॉफ्टवेयर थे, न इंटरनेट था। ऐसी स्थिति में ये विषय कहला जाते हैं अवशिष्ट विषय, मतलब वे विषय जो बाकी बचे हुए हैं उन सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास में होता है। तो अब आपका सारा कंफ्यूजन मेरे ख्याल से दूर हो गया होगा। अब जब हम संघीय व्यवस्था के आधार पर सबको साथ लेकर चलने वाली नीति की बात कर रहे थे, जिसमें भारत का उदाहरण हमने दिया था, तो क्या भारत में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस के अंतर्गत सारे राज्यों को समान रूप से समान दर्जा दिया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। भारत देश में विशेष दर्जा प्राप्त राज्य भी हैं। ये आपको दिख रहा है तिरंगे झंडे में भारत का नक्शा जो दिख रहा है, भारत का जो मानचित्र दिख रहा है, ये केंद्र सरकार का प्रतीक हमने आपको बताने के लिए बनाया हुआ है। तो ये पूरे भारत के लिए एक सरकार हो गई जिसको केंद्र सरकार या संघीय सरकार कहेंगे, और इसके साथ साथ राज्य सरकारें होती हैं। अब केंद्र सरकार के द्वारा कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, और यह केंद्र सरकार ने अपने मन से नहीं दिया, यह संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत दिया गया है। इसके अंतर्गत असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम शामिल हैं। तो इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अच्छा, बात आती है कि इनको विशेष राज्यों का दर्जा आखिर क्यों दिया गया? तो इसका कारण है, विशेष राज्य का या विशेष शक्तियां इनको देने का कारण है ताकि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वे अपनी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अपने स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान कर सकें, वहां के भूमि अधिकारों का संरक्षण अपने नियम कानूनों के मुताबिक कर सकें। याद कीजिए आप लोग बेल्जियम की व्यवस्था, जहां पर सामुदायिक सरकारों के माध्यम से अपनी भाषा संस्कृति के संरक्षण की बात कही गई थी। लगभग उसी तरह से भारत देश में इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया ताकि अपनी संस्कृति और शिक्षा का संरक्षण कर सकें। अब क्या सभी राज्यों को ऐसा दर्जा दिया जा सकता है? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। बहुत सारी इकाइयां इतनी छोटी होती हैं क्षेत्रफल में, या कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके चलते या उनके आकार के चलते उनको राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, और ना ही उनको किसी अन्य प्रांत में या किसी अन्य राज्य में विलय किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार सीधी उन छोटी इकाइयों पर अपना शासन करती है जिसको बोलते हैं केंद्र शासित इकाइयां या केंद्र शासित प्रदेश। जैसे हम बात करते हैं चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ हो गया, या लक्षद्वीप है, और साथ ही साथ नई दिल्ली जो कि राजधानी क्षेत्र है। इन सब के आकार क्षेत्रफल बहुत कम है। ऐसी स्थिति में इनको पृथक से राज्य का दर्जा देना संभव नहीं हो पाता है, तो इनको केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया जाता है। अब बात यह आती है, क्या केंद्र सरकार मनमाने ढंग से किसी को भी केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है क्या? क्या किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे सकती है क्या? इसके लिए बात यह आती है कि केंद्र सरकार मतलब संसद, क्या संसद इन प्रावधानों में कोई डिफरेंस कर सकती है? क्या वह किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे सकती है? तो इसका जवाब होगा नहीं। अकेली संसद संविधान की जो मौलिक बातें हैं, जो बड़ी बातें हैं, उनमें बदलाव कदापि नहीं कर सकती। इसके लिए संसद के दोनों सदनों और लगभग आधे राज्य मिलकर ही उसकी बुनियादी बातों में परिवर्तन कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं संविधान संशोधन। लेकिन अगर संसद और संविधान में टकराव हो जाए तो क्या हो? भाई सवाल आता है कि यदि जनता ने अपने नुमाइंदे चुनकर संसद में भेजे हैं और वे ये कहने लगे कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वही होगा, संविधान की बातों को हम नहीं मानेंगे, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है? यदि ऐसा टकराव हो जाए तो इसका निर्णय न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अर्थात जब भी कोई ऐसा टकराव हो तो राज्य स्तर पे, राज्य सरकारों के स्तर पे यदि टकराव हो तो उच्च न्यायालय के द्वारा, और केंद्र स्तर पे हो तो सर्वोच्च न्यायालय यह फैसला लेती है कि संविधान में वर्णित बातें या संसद के तारतम्य में जो बातें आ रही हैं उनमें किस बात को फॉलो करना है। चलिए अब देखते हैं कि संघीय व्यवस्था चलती कैसे है। आइए देखते हैं। संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए
संघवाद के अंतर्गत हमने ये तो समझ लिया कि संघ होता क्या है, और भारतीय संघ के संदर्भ में हमने ये बहुत अच्छे से जान लिया है कि भारत होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की तरह है, मतलब साथ लेकर चलने वाला संघ है, जिसमें अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थितियां भी हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि भारत में यह संघीय व्यवस्था चलती कैसे है, क्या भारत के नेताओं ने श्रीलंका की तरह मनमानी अपनी भाषाई नीति थोपी है, या बेल्जियम की तरह सभी भाषाओं का सम्मान किया है? चलिए हम देखते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था चलती कैसे है। इसके अंतर्गत भाषाई राज्य, भाषाई नीति और केंद्र राज्य संबंध। सबसे पहले हम देखते हैं भाषाई राज्य। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब सत्ता की साझेदारी अध्याय को हम लोग देख रहे थे तो हमने देखा था कि श्रीलंका के जो सिंघली लीडर्स थे उन्होंने अपनी भाषा को और अपने भाषा बोलने वाले लोगों के उत्थान के लिए काम किया और तमिल भाषी लोगों को उन्होंने नकार दिया, जबकि बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया था। भारत में भी शुरुआत में भाषाई आधार पर राज्य बनाने की बात आई, लेकिन शुरुआती लोगों में यह डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाषाई आधार पर यदि राज्यों का गठन किया जाता है तो भारत में एक नए तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाषाई आधार पर जब राज्य बने तो इससे बल्कि भारत का फायदा ही हुआ। अलग अलग प्रशासनिक इकाइयां मजबूत हुई और भारत एक सशक्त संघ के रूप में उभरा। चलिए हम देखते हैं आगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। ऐसे में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना तनाव पैदा कर सकता था, क्योंकि तब सभी भाषाभाषी राज्य अपने अपने लिए अलग अलग राज्यों की बात करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम भारतीय जो हैं इस मामले में बहुत परिपक्व निकले, बल्कि भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ था उससे प्रशासन पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ। भारत की सरकार ने देखा कि भारत में लगभग 40% के लगभग हिंदी भाषी बोलने वाले थे, बाकी अलग अलग भाषाएं थीं, तेलुगु, तमिल इत्यादि भाषाएं यहाँ पर बोली जाती थीं। इनके आधार पर राज्यों का गठन भी किया गया और इससे भारतीय संघ को मजबूती भी प्राप्त हुई और प्रशासन पहले की तुलना में ज़्यादा सुविधाजनक हो गया और नेशनल इंटीग्रिटी में मजबूती आई। लेकिन एक बात जो दिमाग में आई थी कि भले ही भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर दिया गया, किंतु पूरे राष्ट्र भारत की भाषा क्या हो इसके लिए नीति तय करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसके लिए भाषा नीति बनाई गई। चलिए हम देखते हैं भाषा नीति क्या है। हमारे देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन श्रीलंका की तरह हमारे देश के लोगों ने हिंदी को सारी भाषाओं के ऊपर थोपने का काम नहीं किया, बल्कि हमारे लीडर्स ने बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से अन्य भाषाओं को भी अनुसूचित भाषा में शामिल कर लिया और इस तरह से 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। तो इससे देश में भाषा के आधार पर शुरुआत में जरूर थोड़ा सा विवाद हुआ, लेकिन देश एक बड़े तनाव में जाने से बच गया। तो इस तरह से भारत की जो भाषा नीति है वह बहुत ही स्पष्ट है और इसने अपना काम बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से किया। इसके बाद हम बात करते हैं केंद्र राज्य संबंधों की। क्या भारत में केंद्र और राज्यों के संबंध के अंतर्गत देखें तो केंद्र सरकार राज्यों को मनमानी शक्ति प्रदान करती है या अपने चहेते राज्यों को ज्यादा पावर दे दिया और जो हमारे चहेते नहीं हैं उनको कम दे दिया? चलिए देखते हैं केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत। इसमें हम देखते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, केंद्र सरकार और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने, इससे यह तो समझ में आता है कि हमारे देश में संघवाद मजबूत है। भाषाई आधार पर किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं पनपा, मतलब हिंदुस्तान का जो संघवाद है वह बहुत मजबूत है। लेकिन यह स्थिति कब थी? जब राज्यों में एक ही दल की सरकार थी। लगभग सारे राज्यों में एक ही दल की सरकार हुआ करती थी और उसी दल की सरकार केंद्र में भी होती थी। तो ऐसी स्थिति में चूंकि राजनीतिक दल केंद्र के हों या राज्य के हों, एक ही दल की सरकार होती थी, तो केंद्र सरकार की जो बातें हैं उनको राज्य सरकारें नकार नहीं पाती थी। यदि ऐसा होता तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाता, तो ऐसा उस समय नहीं हो पाया। लेकिन यदि कहीं कहीं पर किसी विरोधी दल की सरकार बनती,
ऐसे दल की सरकार जो केंद्र सरकार के विरोधी दल की हो तो उसे भंग कर दिया जाता था, केंद्र सरकार के द्वारा उसे हटा दिया जाता था, बर्खास्त कर दिया जाता था। और केंद्र द्वारा किसी विरोधी दल की राज्य सरकार को बर्खास्त करना संघवाद की भावना के खिलाफ था। हालांकि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रही। 1990 के बाद इस स्थिति में काफी बदलाव आया। पूरे देश में अगर हम देखें तो 1990 के बाद क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया, और जब क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ तो इसी के साथ में हमारे देश में गठबंधन सरकारों की शुरुआत हुई। चूंकि केंद्र में किसी एक दल को या लोकसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी उसने अन्य क्षेत्रीय दलों को अपने साथ में ले लिया और इस तरह से एक गठबंधन सरकार बनाई। तो इस तरह से जब गठबंधन सरकार बनी तो इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की एक नई संस्कृति पनपी। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच यदि कोई विवाद होता है संवैधानिक दृष्टि से, तो उसके निपटारे के लिए सर्वोच्च न्यायालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ ऐसे फैसले दिए जिसकी वजह से केंद्र सरकारों के द्वारा मनमाने ढंग से राज्य सरकारों को बर्खास्त करना संभव नहीं हो पाया। और इससे पहले की तुलना में, मतलब जब संविधान बना था, देश आजाद हुआ था, उस दौर में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों की अगर तुलना वर्तमान से करें तो उसमें काफी अंतर आया है। पहले की तुलना में राज्य सरकारों के साथ में केंद्र सरकार के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे हुए हैं। अर्थात विरोधी दलों की सरकारें होते हुए भी दोनों भारतीय संघ को ऊपर उठाने की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्र की प्रगति की बात करते हैं। तो चलिए, इस प्रकार आपको संघवाद का यह चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलने से पहले कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। चलिए उन प्रश्नों को नोट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, राज्यों का संघ किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 2, भारतीय संघ में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? प्रश्न क्रमांक 3, शक्तियों के विभाजन को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 4, भारतीय व्यवस्थापिका में कितने सदन हैं? 5वां प्रश्न, क्या राज्य सूची के विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है? समझाइए। इस प्रकार आप लोग इन प्रश्नों को हल कीजिए और यदि किसी भी तरह की कोई समस्या आए तो अपने विषय शिक्षक से संपर्क कीजिए। जय हिंद।